हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करेंगे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका चल रहा था, जिसमें आपका हिस्ट्री टोटल हो चुका है, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री हो चुका है, बायो बचा हुआ है। तो आज बायो को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं बायो क्वेश्चन। 38वीं से लेकर के आपको 65वीं तक सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे, जितने भी बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगर बात करें तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करेगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इंसुलिन अंगनाशय के अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड, यह एक हार्मोन प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन के मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है और यही ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, संग्रहित हो जाता है, जो आपको अगर आपके पास खाद्य पदार्थ यानी कि किसी दिन भोजन नहीं करते हैं तो उस दिन एक काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो कौन सा इसमें से एंटीबायोटिक है? तो अगर बात करें पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैराटॉक्सिन, डाल्फाडाइडिजिन, तो ये सारे जो हैं आपके क्या है, ये सारे एक तरह से एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए जानते हैं क्या है। तो उपरोक्त विकल्पों में से पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। अतः ई क्या है, सही है आपका। कौन कौन सा? तो पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन, ए और डी। निम्नलिखित में से कौन मूलतः कार्बोहाइड्रेट है? मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट आपका सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो चावल में मिलेगा, क्योंकि चावल अगर आप खाते हैं तो तुरंत देखते होंगे कि आपको एनर्जेटिक फील होता होगा, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। मगर तत्काल अगर चाहिए उससे ज़्यादा आलू भी, अगर आपको ऑप्शन में अब चेक करिएगा, देखिएगा आलू कहीं दिया नहीं हुआ। अगर आलू रहता तो उसमें भी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन एक तरीका है जिसमें कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान। तो ऑप्शन ए आपका सही है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो आनुवांशिकता और विचरण। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो लौंग आप लोग खुद खाए होंगे तो मालूम हो कि आपको क्या होता है। तो सूक्ष्म पुष्प कली होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगर लौंग का क्या, अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा? यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्य कल वाले सदाबहार वृक्ष से सूखी हुई पुष्प कलिका है। पादप कली है, तो पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी। ध्यान रखिएगा, पादप कली क्या होता है? एक भ्रूणीय टहनी। भ्रूण का एक भाग होता है, टहनी होता है, जिसको एम्ब्रोयनिक शूट भी बोलते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाएंगे? तो नमक में हेलोफाइट। ऑप्शन सी। इलेक्ट्रोएन्फेसलोग्राम यानी कि ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ईईजी का इस्तेमाल किसके लिए होता है? मस्तिष्क के लिए। और ईसीजी वो होता है हृदय के लिए। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। ऑप्शन सी। अगर बात करें वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने
प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, उसे नौ डार्विनवादी कहते हैं। यानी कि डार्विन ने इस चीज़ के बारे में क्या किया था, बताया था। आधुनिक नौ डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारणतः परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल का किस पे आधारित है, तो लैंगिक जनन, ऑप्शन सी। डीएनए की खोज किसने की, तो डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई, तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया था। तो वो तो ऑप्शन में है नहीं, है ऑप्शन ए में है, लेकिन उन्होंने खोज नहीं किया था, उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। वाटसन एंड क्रिक क्या है, वो डबल हेलिक्स पूछा जाएगा, द्विकुंडलीय आवरण किसने बताया था, तब होता है। इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए जानते हैं। देखिए, यह एक गलत धारणा है कि जेम्स वाटसन और डी फ्रांसिस क्रिक, एच.एफ. विल्किंस और फ्लैकलिंग नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। तो डीएनए की खोज किसके द्वारा, फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा। ऑप्शन में ये नाम रहेगा तभी सही होगा। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। नेक्स्ट है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो आनुवांशिक का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो डीएनए के द्वारा होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। यकृत या मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ग्लाइकोजेन के रूप में शुरुआत में ही आपको बताए हैं। शरीर के कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन और रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होता है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है जो एक सरल शर्करा है। जो यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि मानव शरीर में होता है। तो मानव शरीर में अगर बात करें तो 70% आपका क्या होता है, पानी होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो विटामिन है आपका के, ऑप्शन डी। अगर बात करें प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक यानी कि एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्लोकैसिफेरॉल कहते हैं। तो विटामिन D2 को एग्लेकैसिफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो कहाँ भंडारित होगा, यकृत में। ऑप्शन ए आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल, जीरोथैल्मिया, टेकोफेरॉल, बेरीबेरी, साइनोकोबाल्मिन, रक्त अल्पता, ऑर्गोकैसिफेरॉल, रिकेट्स। तो जो आपको सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा क्या, टेकोफेरॉल, बेरीबेरी। क्योंकि अगर बात करें बेरी होता है विटामिन बी से और बी में होता है थाइमीन और टेकोफेरॉल आपका हो जाता है विटामिन ई। तो आपका ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बेरी B1 अर्थात थाइमीन की कमी से होता है और टेकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है। विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर, विटामिन के एल्फाल्फा। देखिए, अगर बिहार एसआई यानी कि 4 ऑप्शन का क्वेश्चन रहता तो आपका डेफिनेटली है कि क्वेश्चन ए गलत है,
क्योंकि विटामिन B1 संतरा यानी कि B1 में संतरा नहीं, संतरा में विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक होती है। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा ऑप्शन ई लिया गया है, तो चलिए जानते हैं क्यों लिया गया है ई। तो यहाँ बोला जा रहा है कि सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुर तेल यानी कि व्हीट जर्म ऑयल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फाल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, तो इसलिए यहाँ पे ई लिया गया। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए ज़्यादा आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट किस में होता है? B12 यानी कि ऑप्शन डी। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो 5 से 6 लीटर आपको रक्त देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए सही है। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र, तो रक्त दाब किसके द्वारा मापा है? स्फेग्नोमैग्नोमीटर। तो ऑप्शन सी आपका सही है। कितना होना चाहिए? तो 120/80 यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक 120 और डायसिस्टोलिक 180। वृक्क से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है, तो किडनी यानी कि वृक्क से कितना? 1200 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन बी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन है, तो इंसुलिन आपका क्या है? तो इंसुलिन आपका एक प्रोटीन है। ऑप्शन डी। इंसुलिन पैनक्रियाज अर्थात अंगनाशय के अंतःस्रावी इंडोक्राइन भाग से लैंगरहेज की दीपिकाओं यानी कि लैंगरहेज दीप का बीटा कोशिका से स्रावित होता है होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है, जिसकी रचना 51 एमिनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज की उपापचय का नियंत्रित करता है, इसलिए ध्यान में इस चीज को रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो आपका अभी आपको बताएं, इंसुलिन एक क्या है? आपका हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव होने की भूमिका निभाता है? तो हो जाता है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन किस में मिलेगी आपको? थायरॉक्सिन जो ग्लैंड होता है वहाँ पे आपको आयोडीन की मात्रा देखने को मिलती है। आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड से होता है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन जो होता है वो TSH होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रिपिन, जिसका स्रावन अंग पिट्यूटरी के थायरोट्रैफाइड कोशिका करती है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा यानी कि ग्लैटर होता है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण होता है, तो किस में होगा? आपका क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो होता है वो O2 होता है, ऑक्सीजन होता है। देख सकते हैं CO2 + 12H2O प्रकाश पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, जिसमें C6H12O6 ग्लूकोज और H2O और O2। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो सौर ऊर्जा ATP में किसको बदलेगी? तो क्लोरोप्लास्ट में। बात करें क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्ण पत्तों को हरे रंग का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है जिसको पावर हाउस बोला जाता है, तो वह माइटोकॉन्ड्रिया। भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण आपको मिलेगा बीज में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि क्लोरोफेनिकोल तो हो जाएगा।
ऑप्शन सी, लेकिन आंसर दे रहा है आपका ई। तो चलिए जान लेते हैं ऑप्शन ई सही है तो क्या। तो क्लोरोफेनिकोल एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फाडोग्इन एक प्रकार का सल्फोनाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुधारी एजेंट एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में तो क्या, अच्छा दोनों दिया था इसमें भी, यानी कि सेम क्वेश्चन है। जो ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी कराए हैं, तो ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट है कि टाइफाइड तथा कैलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कैलरा किसका जल जनित रोगों का उदाहरण है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है यकृत प्रभावित होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। बात करें तो लीवर यानी यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि खाद्य विषाक्त एफ्लेटॉक्सिन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लेटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्पेरेजिलस तथा पेंसिलियम के कुछ प्रजातियों उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो अगर बात करें लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ हो जाएगा आपको, तो हो जाएगा आपका बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, और स्प्लीन में भी होता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन ई के साथ आप जाएंगे। देखिए मनुष्य के शरीर में तिल्ली यानी कि प्लीहा, स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा, बोन मैरो आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है और सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। इसीलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन देने के कारण आपका ई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओंकोजीन संबंधित है। तो कर्क रोग से ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन एक असमान जीन है जो कैंसर कर्क के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रोससर्कोमा वायरस नाम दिया गया था, जिसको SRC शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के रोकथाम में प्रयोग की जाने वाले रेडियो समस्थानिक, तो वो होता है कोबाल्ट, मगर यहाँ पे ल्यूकेमिया वाला पूछ दिया है आपसे ना, तो इसके लिए जो इस्तेमाल होता है P32 यानी कि फॉस्फोरस का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपका C और D दोनों सही हो सकता है, तो ऑप्शन ई के साथ आप जाएंगे। लेकिन अगर 4 ऑप्शन रहे तो वहाँ पे कोबाल्ट 60 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर के इलाज में किया जाता है, इसीलिए आपका ई सही है। लेकिन कोबाल्ट 60 आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत जगहों पे आपको यही मिलेगा, मगर ध्यान रखिए अगर कोबाल्ट 60 न रहे या साथ में रहे तो दोनों सही है, P32 फास्फोरस 32। तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। तो ऐसा जो करने वाला है वो है आयनीय विकिरण, ऑप्शन सी। बात करें आयनीय विकिरण ही वह कारक जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो है प्रणाली का स्वपोषी क्रिया, ऑप्शन सी। अगर बात करेंगे क्या होता है, तो सहज प्रणाली मुक्त तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रकार्यों को नियंत्रित करती है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो ये होता है किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी। मानव शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का तापक्रम को स्थिर बने रहने के कारण शरीर के तापक्रम नियंत्रित
कि एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है जिसके मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। फिर क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो सेम आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी। लैगिंग जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो अनुवांशिक विचरण कैसे हो जाएगा, जीन के समय बोर्डिंग से, क्रोमोजोम बदलाव से, जीन के, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। डीएनए को किसके अंतः पात्र में बनाया, तो डीएनए को आर्थर कॉर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतः पात्र में बनाया। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो वो है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी। माइकोप्लाज्मा वो छोटा जीव है जो स्वयं प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो वायरस में कोई एंजाइम नहीं होता है। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम विहान किसके प्रतिरोध के कार्यरत है, तो यह है HIV के लिए। और वाहन जो है वो किसके लिए है, तो होता है एड्स के लिए। और कब शुरुआत हुआ, तो 2003 में, किसके द्वारा, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ऑप्शन सी, क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ द्वारा। जीवाणु की खोज तो लीवेनहॉक, ऑप्शन डी आपका सही है। कब, तो 1676 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कणीय तत्व क्या है, तो कणीय तत्व वायु प्रदूषक है, ऑप्शन बी। क्योंकि अगर बात करें कि पार्टिकुलेट मैटर को कणीय प्रदूषक भी कहते हैं, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों एवं तरल सूक्ष्म बूंदों के एक जटिल मिश्रण होती है। संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर की ओर जाता है, तो किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा, जाइलम जल ले जाता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा आपका, 37 तो है नहीं, तो 36.9 के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी आपका सही है। सर्वदाता वर्ग का रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो होता है ओ। हड्डियों की पढ़ाई किस शाखा के अंदर, तो ऑस्टियोलॉजी होता है, तो ऑप्शन डी में आपका दिख रहा है ऑस्टियोलॉजी, वही आपका क्या है, करेक्ट है। ओरोलॉजी की अगर बात करें तो पर्वतों का अध्ययन, और सेरोलॉजी के अंदर तो सीरम, और जियोलॉजी के अंदर पृथ्वी के आंतरिक संरचना। कोशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो वो होता है कितना, 31 जोड़ी, ऑप्शन बी। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार कितने दांत विकसित होते हैं, तो होता है 20 दांत, जो ऐसे होते हैं जो 2 बार निकलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थि होती है, तो खोपड़ी में आपको कितनी देखने को मिलेगी, 28। टोटल कितना होता है, 206। कपाल में 8, मुख में 14, कंठिका 1 और कान में 6, तो ये कितना हो गया, 14 और 6 20। यहाँ से जोड़ने पर 29 आता है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो 28 ही करेक्ट आंसर होता है। मनुष्य में खोपड़ी अगर इस तरह से देखिएगा तो कभी भी तो 29 आपको देखने को मिलेगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है तो खोखली होती है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, तो 20 वर्ष की उम्र में हड्डियों की संख्या 206 होता है, तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पे 206 दिया नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, तो अवशेषी अंग अगर बात करें तो पूछा जा रहा है
निकटिंग पर्दा, कर्णपालिका, कर्णपाक्षी, ये सारे आपका क्या अवशेषी अंग है। देखिए कृदंत जो होता है इंसीजर, ये अवशेषी अंग नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के उत्तरदायी पदार्थ क्या होता है? तो एंजाइम होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म के स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो होता है विटामिन सी। और ऑप्शन भी सी। जो मिलता है किसमें है? तो आंवला, नींबू, संतरा। विटामिन सी का रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन ए सही है। इल्यूनिन प्राप्त होता है, तो इल्यूनिन किससे प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा डहेलिया के जड़ों से इल्यूनिन, एक पॉलीसेकेराइड होता है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ क्या होता है? वो आपका जल होता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एक जीवाणु थे। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का, तो आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका प्रोटोजोआ का उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब पूर्व अनुमान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया वहाँ पर होती है, तो कहाँ पे होती है निषेचन? अंडवाहिनियों में। ऑप्शन बी। मानव शरीर का आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चल्यमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा के गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु डिम्ड अंडवाहिनी नली के अंडाशय को निषेचित करता है। आधुनिक मनुष्य के पूर्वज हैं, तो वो हो जाएंगे क्रो-मैग्नोन मनुष्य। क्रो-मैग्नोन आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा है। विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। ऑप्शन डी। आज विकास के सर्वाधिक सम्मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना। इसमें जाति को, अभ्युदय को, आनुवंशिक विविधताओं को अनियमन क्रियाओं में प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। शैवाल और कवकों के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं क्या? तो म्यूटुअलिज्म यानी कि सहजीविता बोला जाता है हिंदी में। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में होता है, कैसोरेज रज्जु में होता है। विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए लाई जाने वाली गैस तो होता है एसिटिलीन और एथिलीन। तो एसिटिलीन भी दिया है और एथिलीन भी दिया है, तो बी और डी दोनों आपका क्या है? सही है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो किससे मिलेगा? तो बीज तथा तना कांट से। तो इन दोनों से मिल जाएगा। ऑप्शन सी। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9% तापमान पर निर्भर ऑक्सीजन है। किंतु अधिकतर मछली यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 की कमी से होने वाली घुटन के कारण मर जाती। इसका कारण यह है कि जहां पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी होता है, पतले चपटे गलफड़े तथा गीले कागज की भांति कार्य करते हैं। पानी से बाहर निकालने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम
और गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछलियों की मृत्यु हो जाती है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं क्या? आवास। ऑप्शन ए एक्चुअल लोकेशन हैबिटेट आवास कहलाता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे से किस प्रकार पहचानते हैं? तो यह नर गंध से पहचानते हैं। लगभग सभी पक्षी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए विधियां होती है। दृष्टि, आवाज, स्पर्श, अपने गंध द्वारा सूचनाओं का। मधुमक्खियां भोजन की दिशा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। देखिए, कहीं गंध नहीं दे, कहीं कहीं मतलब नृत्य मुद्राएं भी आपको दिया जाता है आंसर में, तो ध्यान में इस चीज़ को रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा गंध लिया गया। किसी और क्वेश्चन में हमने देखा है, वहाँ पे अब याद नहीं है हमको कि एग्जैक्ट वो क्वेश्चन किस चीज़ का था, वहाँ पे नर्तन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? तो अगर बात करें मायोग्लोबिन की, तो वो धातु हो जाएगी आपकी कौन सी? लोहा। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, देखते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में मायोग्लोबिन लोहा होता है। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हेमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। तो मायोग्लोबिन कहाँ? तो स्तनधारियों के मांसपेशियों में, और हेमोग्लोबिन ब्लड में। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं क्या? डायलिसिस। ऑप्शन ए आपका सही है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो मधुमेह किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से हो जाएगा। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स वायरस से होता है, यानी कि विषाणु। ऑप्शन सी आपका सही है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो होता है विषाणु वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV द्वारा होने वाला रोग। तो HIV द्वारा क्या होगा? एड्स होगा, अभी आपको बताए हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णतंत्रता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनके पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन सी सही है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन जो मिलेगा एक पेड़ से मिलेगा। ऑप्शन सी आपका सही है। एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक जौरहर दवाएं वेदना निवारक काम करती है। दवाओं को विल्लू वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लेंगे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन मिलता है? क्लोरोफिल में आपको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम मिलेगा। ऑप्शन बी। पौधे एवं पेड़ पौधे खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस आपका ऑप्शन डी में है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण अंग हो वो है पुष्प। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो कौन सा है? सिकोया। ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड सिकोया, जिसकी ऊंचाई 115 मीटर से अधिक होती है। समझ सकते हैं कितना होता है। और सबसे छोटा बात करें तो एंजियोस्पर्म वुल्फिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन क्या है? कि एंटीपायरेटिक है। ऑप्शन बी आपका सही है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो प्रोटीन सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। 38 to 42%, यानी कि 40% मान के चल सकते हैं। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो इस्तेमाल होता है गन्ना के लिए। ऑप्शन बी। गन्ना एक कायिक प्रवर्धन डाली कलम तथा पेड़ी द्वारा होती है, लेकिन हर मुंडी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए 3-4 वर्ष बाद
ताजी डालियाँ कलियाँ और पुनः रोपण करना पड़ता है, यानी कि काट काट के उसको उपज किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है तो वो है कौन सा? रिफ्लेसिया। वुल्फिया सबसे छोटा होता है, संसार का सबसे बड़ा रिफ्लेसिया। यह इंडोनेशियाई वर्ष 1 में डॉक्टर जोसेफ अलनाड 1818 में पहली बार खोजा गया। इस फूल का व्यास 100 सेंटीमीटर का वजन 10 किलोग्राम तक होता है। हरगोविंद खुराना के किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को जो सम्मान दिया गया था वो दिया जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन बी ही आपका क्या है? सही है। 1968 में उनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी इसी चीज के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी है। आर्कियोप्टेरिक्स है तो आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग के सर्व पुरातन पक्षी। ऑप्शन ए आपका सही है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो डॉल्फिन जो वर्गीकृत होता है वो स्तनी में होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, उसकी पहचान तो वह है आपका क्षय रोग यानी कि टीबी। शर्कराओं में सबसे मीठी, तो सबसे मीठी जो होता है वो फ्रुक्टोज होता है। ऑप्शन ए। मटर पौधा है तो मटर पौधा क्या है? एक शाक है। ऑप्शन ए। मटर शाक कुल का द्विबीजीय पत्री पौधा है। यह रबी की फसल स्वर्णरेखा, अर्पणा, पारस, अंबिका आदि इसके मुख्य प्रजातियां हैं। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो वो होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। ऑप्शन बी। मांसाहारी क्या होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता, और शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता। तो आपका कितना क्वेश्चन? 106 क्वेश्चन दिया हुए थे उस बुक में, आपके टोटल करा दिए गए हैं। तो अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।